नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईपीएल के ओपनिंग वीकेंड में जियो सिनेमा ने तोड़े डिजिटल व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ ऐप डाउनलोड। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से मिली जमानत। आज ही लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी अपील, लेकिन सजा पर 3 मई को सुनवाई। संसद में लगातार हंगामा जारी। अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़े विपक्षी दल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बढ़त पर बंद बाजार। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 115 पॉइंट और निफ्टी 38 पॉइंट चढ़े। गूगल, मेटा, ट्विटर ऐप जैसी बड़ी कंपनियों को लग सकता है झटका। प्रीलोडेड ऐप्स को लेकर कंपनियों पर हो सकती है सख्ती। और खबरों की शुरुआत करेंगे जियो सिनेमा से। जियो सिनेमा से इसलिए क्योंकि जियो सिनेमा पर टाटा आईपीएल ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ओपनिंग वीकेंड पर 147 करोड़ वीडियो व्यूज आए हैं। इसके अलावा भी जियो सिनेमा ने कई और रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाए गए हों। और खास करके आईपीएल को लेकर, जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा हमेशा से मानी जाती है, लेकिन जियो सिनेमा पर टाटा आईपीएल के व्यूअरशिप ने जो रिकॉर्ड बनाया, उसने पहले के भी सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया जो अब तक आईपीएल के व्यूअरशिप को लेकर बने थे। ओपनिंग वीकेंड की अगर बात करें तो यहां पर 147 करोड़ वीडियो व्यूज आए हैं, यानी कि इतने ज्यादा लोगों के द्वारा इसको देखा गया है। जियो सिनेमा ने और भी बहुत सारे इसके अलावा भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन भट्ट जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बताएं क्या डिटेल्स हैं, क्या कमाल किया है जियो ने? जी हाँ, जियो सिनेमा पर रिकॉर्ड आईपीएल ओपनिंग हुई है। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो जियो सिनेमा ने तोड़ दिए हैं। क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं कि जियो सिनेमा ने क्या धमाल किया है। इस वीकेंड पर डिजिटल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आया है। तो देखिए, 147 करोड़ की वीडियो व्यूज मिले हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड है। ये ओपनिंग वीकेंड के व्यूज हैं। अब आपको तुलना करके बताते हैं तो अंदाजा लगेगा कि ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है। 2022 का जो आईपीएल का पूरा सीजन था, उसमें जितने डिजिटल व्यूज नहीं थे, उतने डिजिटल व्यूज इस ओपनिंग वीकेंड में मिले हैं। ठीक है, और अगर आप तुलना करें T20 वर्ल्ड कप के साथ, उसके भी पूरे टूर्नामेंट के जितने व्यूज नहीं थे, यहां पर सिर्फ एक ओपनिंग वीकेंड के व्यूज आ गए हैं। 57 मिनट प्रति मैच प्रति व्यूअर का रिकॉर्ड टाइम स्पेंट यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 57 मिनट पर व्यूअर पर मैच का ओपनिंग वीकेंड में। आप देखिए, अगर आपको देखना है तो जियो सिनेमा का ऐप चाहिएगा। 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हुए इस ऐप के। और अगर आप पर डे का, जो कि अगेन अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 2.5 करोड़ ऐप डाउनलोड एक दिन के अंदर हुआ है। तो चाहे आप इसे पर डे व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, पर आवर व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, वीकेंड व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, ऐप डाउनलोड के हिसाब से देखें, जियो सिनेमा ने यहां पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। चाहे वो पिछला आईपीएल का पूरा सीजन हो, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो। और कल्पना कीजिए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ओपनिंग वीकेंड है। अभी तो ये करीब करीब 3 महीने लंबा टूर्नामेंट बाकी है। तो यहां पर जियो सिनेमा आगे और क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। तो ये तो रही जियो सिनेमा की बात। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्हें मोदी सर ने मामले में फौरी राहत तो फिलहाल मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सूरत की सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी, उस पर सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। अब इस पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, लेकिन राहुल की सजा को लेकर कोर्ट 3 मई को सुनवाई करेगा। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता कीर्तेश पटेल इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास। कीर्तेश, सबसे पहले तो बताइए कि सेशंस कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और कोर्ट ने राहुल की सजा पर सुनवाई को लेकर आज कहा क्या?
बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, 3 बजे के करीब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे भारत के दिग्गज नेता थे, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, छत्तीसगढ़ के सीएम हो या मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हो, सभी लोग और गुजरात के दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ एक मिनी बस के थ्रू पहुंचे थे कोर्ट में। और जिस तरह से राहुल गांधी 3:10 के आसपास सेशंस कोर्ट में पहुंचे थे, सबसे पहले उनके पहुंचने से पहले उनके वकील ने जो 2 साल की उनकी सजा हुई थी, उस सजा के मामले में याचिका दाखिल की है। हालांकि 13 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से ये याचिका दाखिल की है उसके चलते जो उनको 30 दिन की मोहलत दी गई थी, वो मोहलत रद्द करके उनकी जमानत है उसको बरकरार रखा गया है। 13 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही होगी। हालांकि उससे पहले 10 तारीख को इस मामले में जवाब लिखवाने की एक नोटिस भी राहुल गांधी को दी गई है, जिसके चलते कहा जाता है कि जिस तरह से उनको 2 साल की जो सजा थी, वो सजा के चलते ये पूरा मामला सेशंस में पहुंचा था और सेशंस में आज खास करके जो 2 साल की सजा थी उसमें याचिका दायर की गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका कृतेश। तो कुल मिलाकर अब 3 मई को जो है वो उनकी सजा पर सुनवाई होगी, लेकिन फौरी राहत राहुल गांधी को मिलती हुई। बात संसद की, जहां बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार हंगामेदार बना हुआ है। संसद में आज की कार्यवाही की अगर बात करें तो ये भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दल अदानी के मुद्दे पर जेपीसी मांग को लेकर बने रहे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अदानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया गया। हंगामे के बीच पहले दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी माहौल गरमाने लगा है। क्या है कर्नाटक का सियासी मूड? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के आज 60 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सीबीआई डायमंड जुबली मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में उद्घाटन किया। इस मौके पर सीबीआई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामलों में अब तक के जो संग्रह थे उन्हें भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने अपना 60 साल का उपलब्धियों भरा सफर अब तक तय किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में सीबीआई को खुलकर काम करने के लिए जिस मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है वो मौजूद है। सीबीआई अपना एक्शन लेती रहे, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 59,106 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 38 अंक चढ़कर 17,398 पर यह बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। ऑटो इंडेक्स में भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ ये भी इंडस्ट्री आज बंद हुई। फिर भी बाजार का हाल कैसा रहा ये और डिटेल से समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, आज भारतीय बाजारों में ही छुट्टी के बाद हम आए हैं और वापस छुट्टी के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले
एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज था और बहुत ही लैकलस्टर वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इसके बीच में भी आज खरीदारी थी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। कैश मार्केट स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, तेजी रही इंडेक्स के अंदर। निफ्टी में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट तक आते आते हरे निशान में क्लोजिंग रही। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, एफएमसीजी थोड़ा बैकफुट पे गया। रियल एस्टेट में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो बढ़िया नंबर्स के बाद वहां पर एक उछाल देखने को मिला और इंडेक्स के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 1.5% की बढ़त ऑटो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एंसिलरी साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके अलावा रियल्टी, बैंकिंग, ये कुछ और अच्छे इंडेक्स जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए। सेलेक्टिव स्टॉक्स में आज बिकवाली थी। फार्मा, इंफ्रा, यहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक बेहतर सेशन जिसको आज आप मान सकते हैं। जी, सेक्टर्स के लिहाज से अगर बात करें तो आज किस तरीके का सेक्टर्स का हाल रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो क्योंकि अच्छे नंबर्स ऑटो सेल्स के आए थे तो उसका इंपैक्ट आपको तमाम निफ्टी के टॉप गेनर्स में दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प 3.5% की तेजी नंबर्स के बाद। कोल इंडिया 3% ऊपर, बजाज ऑटो करीब करीब 3% ऊपर और मारुति रफली 2.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। 8500 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, अदानी इंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल और करीब इन्फोसिस कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.25 से लेकर 1.5% तक की बिकवाली रही। मिड कैप में जीएमआर एयरपोर्ट 7% तेजी, वोडाफोन 6%, आईआरएफसी 4.5% और टीटीएमएल करीब 5% तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में एचपीसीएल, ऊनो मिंडा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीबी फिनटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज लीड रहा था हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति और आइशर, जहां पर अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट और मारुति में स्पेशली प्राइस हाइक की खबरों का भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में आज यूको बैंक 7% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईओबी करीब करीब 3 से लेकर 7% तक की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन जिसमें ब्रॉडर मार्केट्स में, कैश मार्केट स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर ये तो रहा मार्केट का हाल और एक बार फिर से कोरोना की बात करेंगे जिसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में अगर कोरोना की बात करें तो इसके केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोविड के नए सब वेरिएंट से ज्यादा खतरा नहीं है और ये स्ट्रेन को लेकर आइसोलेशन किया गया है, जिस पर रिसर्च चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है दीपाली नंदा। दीपाली, बताएं क्या अपडेट है आपके पास कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, एक बार फिर से देश में 3000 से ज्यादा नए मरीजों की संख्या कोविड की दर्ज हुई है और लगातार नंबर्स जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल रिकॉर्ड मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बावजूद इसके 3000 से ज्यादा का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या ने पार किया है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से बताया गया कि जो नया वेरिएंट है ये बार बार म्यूटेट होकर आ रहा है, लेकिन इस नए वेरिएंट से जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो काफी कम होता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि सरकार ने इस पूरे स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है और उस पर रिसर्च की जा रही है और किस तरह से आगे इसका बिहेवियर रहता है वो देखने की जरूरत होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सतर्कता बरतनी जरूरी है, खास तौर पर जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड गाइडलाइंस है, उसका जरूर पालन करें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, पर सवाल यह है कि कोविड वैक्सीन का असर अभी बाकी है या इसके लिए फिर से नई तैयारी की जरूरत है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और आज बाजार के फोकस में क्रूड बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि क्रूड के दामों में भारी उछाल दर्ज हुआ। दरअसल रूस और ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर तक 16 लाख बीडीपी उत्पादन घटाने का फैसला किया है। उत्पादन कटौती का भारत पर कैसा असर होगा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज वाजपेयी जी। नीरज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्पादन की कटौती को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है? देखिए, ओपेक प्लस यानी सऊदी अरब सहित तमाम देश और उसमें रूस भी जोड़ दीजिए तो उसको ओपेक प्लस कहते हैं। उन्होंने करीब 16.5 लाख बैरल पर डे बीपीडी की कटौती उन्होंने कर दी और ये अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद थी कि शायद नहीं करें क्योंकि उन्होंने वायदा किया था 2023 में कटौती नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कटौती की और उसका लॉजिक ये दिया कि इससे उनको प्राइस को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी क्योंकि आगे जाते हुए शायद यूरोप या अन्य देशों में, अमेरिका में कुछ डिमांड गिरे
जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो इस लॉजिक के मद्देनजर उन्होंने कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब से लेकर के गैबॉन यानी छोटे से लेकर सबसे बड़े प्लेयर ने कटौती की है। इस वजह से पूरी दुनिया में एक सरप्राइज था कि अचानक से ये प्रोडक्शन कट क्यों किया गया। जी, अब इस प्रोडक्शन कट का असर भारत पर क्या पड़ेगा ये समझना भी चाहेंगे हम आपसे जी। देखिए, भारत के लिए काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने में जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा क्या है कि जब करेंसी यानी डॉलर जिस करेंसी में हम इंपोर्ट करते हैं अगर वो भी महंगी है तो दिक्कत होती है। तो हमारी तमाम चीज़ों में महंगाई का असर होगा और इसको माना जा रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा। हमारे तमाम कैलकुलेशन इकोनॉमी के 75 से 80 डॉलर के बीच में होते हैं, लेकिन अगर ये 90 या उससे ऊपर जाता है, जैसा कि JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये 95 डॉलर तक जाके सेटल होगा, तो फिर भारत के लिए एक नेगेटिव है और उम्मीद ये है कि शायद इसकी वजह से ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़े। जी, यानी कि कुल मिला के महंगाई की मार में एक और महंगाई बढ़ने का पूरी तरीके से संकेत, और हो सकता है कि आगे इसको देखना पड़े। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी, और कुल मिलाकर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में इजाफा देखने को मिला है। हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ट्राई के डेटा के मुताबिक पिछले 5 महीने से पोर्टिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हैं। असीम, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग क्यों आखिरकार इतनी बढ़ रही है? देखिए, पिछले 6 महीनों से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या लोग अपने ऑपरेटर से खुश नहीं है या किसी और वजह से लोग अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं? दरअसल पिछले 6 महीनों में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। अक्टूबर से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि लोग 5G लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हो। अगर मैं अक्टूबर से पहले की बात करूं तो करीबन 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास रिक्वेस्ट हर महीने टेलीकॉम रेगुलेटरी को मिलती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के बाद वो रिक्वेस्ट बढ़कर के 1 करोड़ 18 लाख हो गई। नवंबर में रिक्वेस्ट बढ़कर के 1 करोड़ 20 लाख हुई। दिसंबर में रिक्वेस्ट बढ़कर के 1 करोड़ 25 लाख रही, जबकि जनवरी के अंदर ये रिक्वेस्ट बढ़कर के 1 करोड़ और 24 लाख रही। तो कुल मिलाकर के लोग बेहतर सर्विसेज के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हैं। सर भाई, लोग ये भी चाहते हैं कि जो नई 5G सर्विसेज शुरू हुई हैं उसको जाने, उसका इस्तेमाल करें, उसके बारे में पता करें। तो इसलिए हो सकता है कि लोग अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और गूगल, मेटा, ट्विटर और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को झटका लगा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक लिस्टिंग चार्जेस और प्री लोडेड एप्स को लेकर इन टेक कंपनियों पर सख्ती की जा सकती है। बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून जल्द बनाया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, क्या है पूरी खबर? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की सिफारिश पर जो देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ बनाने की तैयारी चल रही है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो ग्लोबल 4 कंपनियां हैं, एप्पल, मेटा, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियां, इनकी जिस तरह से मनमानी इस वक्त चल रही है, खासतौर से अगर लिस्टिंग चार्जेस की बात करें उस पर, साथ ही साथ जो प्री लोडेड ऐप्स को लेकर इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक कमेटी बनाई गई थी MCA सचिव की अध्यक्षता में। उसकी जो आखिरी जो बैठक हुई थी उसमें हमें जानकारी मिल रही है कि इन पूरे मुद्दों पर सहमति बनी है कि जो खासतौर से छोटी कंपनियां हैं, जो घरेलू स्टार्टअप्स हैं, इनको किस तरह से राहत दी जाए, उस पर काफ़ी एक लंबी चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी है। खासतौर से जो लिस्टिंग चार्जेस, जो अभी करीब 26% तक लिस्टिंग चार्जेस लग जाती हैं इन कंपनियों को, और उनके मुनाफे में जो शेयरिंग होती है उसको घटाकर 10 से 15% लाने की तैयारी है। इसके अलावा जो प्रीलोडेड ऐप्स में जो प्रेफरेंस और जो प्रमोशन करती हैं बड़ी कंपनियां जो अपने प्लेटफॉर्म पर, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो सर्च और रैंकिंग फैसिलिटी जो ये बिग 4 जो टेक कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसमें अपने ऐप्स को खासतौर से जो तरजीह दी जाती है और एक तरह से भेदभाव किया जाता है छोटी कंपनियों के साथ, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दों पर एक तरह से सहमति बन चुकी है और एक सख्त डिजिटल देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ लाने की तैयारी चल रही है और इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसको मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से ये देश में बहुत बड़ा एक क्रांति हो सकती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो एक तरह से देश में मनमानी कर रही हैं, छोटी कंपनियों को पनपने नहीं दे रही हैं, उस पर एक बड़ा ही सख्त कदम उठा सकती है सरकार।
और शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग वीकेंड में सुर्खियों में रहा। 3 दिन तक चले इस मेगा इवेंट में बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का डांस परफॉर्मेंस। आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। हम चाहते हैं कि यह ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। Bringing the center to life has been an absolute labor of love and joy. It's named after my mother. The NMACC is a tribute to her lifelong devotion to the arts. India is coming of age in this new India and the new era that we have. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।